नमस्कार मित्रों, परिजनों। आज हम लोगों की भावगंगा का ये 79वां अंक है, 79th अंक है। और पहली बार अच्छी धूप मिली है लखनऊ में, इसलिए प्रोग्राम धूप की गर्मी में, गुनगुनी गर्मी में हो रहा है। और इसलिए विशेष सूर्य की कृपा और प्राकृतिक आनंद के साथ ये प्रोग्राम हो रहा है। आज हम लोग कुछ कविताएं उनको माध्यम से चर्चा करेंगे और कुछ हाइकोनुमा कविताओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। और अधिकांश मित्रों की ये राय है, सुझाव है कि अपना ये प्रोग्राम करीब 45-50 मिनट के आसपास रखा जाए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये प्रोग्राम 45-50 मिनट के आसपास रखा जाए। हाँ, कभी कभी कोई विशेष चर्चा शुरू हुई है जो नहीं ख़त्म हो पाई तो 5-10 मिनट आगे चल सकता है, लेकिन मुख्य हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि 45-50 मिनट तक। हाइकुनुमा कविताएं लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत अच्छे उसके प्रतिक्रियाएँ आई, सुझाव आए, इवन और सुनने की इच्छा भी आई। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कविताएं। अक्सर जब हम लोग धरती को एक होने की बात करते हैं तो नेशंस की बात की जाती है कि इन बाउंड्रीज से देश बने हुए हैं। तो देश जब तक रहेंगे और बाउंड्रीज महत्वपूर्ण हैं। जैसे आज भारत की जो हम बात करते हैं तो भारत आज की सीमा के हिसाब से है, या भौगोलिक रूप में जो भारत था वही रहेगा, और उसमें कोई भी आके बस जाए वो भारत ही रहेगा। और जिसमें वर्मा तक और इधर अफगानिस्तान तक, ईरान तक, ये सब शामिल है, वह भारत अगर भौगोलिक स्थिति के अनुसार देखें तो वही रहेगा। किन्हीं दो राजाओं के लड़ाइयों से और कुछ कोई जीता, कोई हारा, कोई आया, कोई गया, इससे देश बदलता है क्या भूगोल की परिस्थिति बदल जाती है? वो जो हिमालय जिसके बाउंड्री बनाता हो, दक्षिण में समुद्र बाउंड्री बनाता हो, तो भारत एक तो जो भौगोलिक स्थिति है वो रहेगी, और वही भारत है, वही हिंदुस्तान है। लोगों कौन से जात के लोग रह रहे हैं, कौन से धर्म के लोग रह रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। जब यहाँ इस्लाम का शासन था तब भी ये हिंदुस्तान था। तो इसलिए ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। और ये जितनी बाउंड्रीज हैं, यह सब किसी न किसी लड़ाइयों के अवशेष हैं, मकबरे हैं। और व्यवस्था वहाँ तक जानी है, जैसे विज्ञान का प्रचार प्रसार होगा, जैसे विज्ञान के सही चीज़ों का प्रचार प्रसार होगा, विज्ञान के एटम बम और उन सब के जो तकनीक विज्ञान से उपजे, उन तकनीकों के दुष्प्रयोग से विज्ञान के प्रति थोड़ी लोगों में अरुचि हुई। लेकिन अब विज्ञान का जो सकारात्मक स्वरूप सामने आ रहा है, सत्य लोगों को एहसास हो रहा है, जो सबको कनेक्ट करने वाला ये वैज्ञानिक संचार प्रणालियाँ, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ये सब, ये आ गए हैं। तो अब हम धरती एक होनी ही है, उस दिशा में जा रहे हैं। और ये जितने बाउंड्रीज़ हैं, जैसे प्रदेशों की बाउंड्री है वैसे देशों की बाउंड्री रह जाएगी। विश्व पूरा एक व्यवस्था होगी, धरती ही एक व्यवस्था होगी सभी लोगों के रहन सहन के लिए इस धरती पर, उनकी ज़रूरतों के अनुसार, उनके लोकतंत्र के हिसाब से, उनकी इच्छाओं के अनुसार। और धरती को बचाना, पर्यावरण को बचाना, सर्वव्यापी संवेदना, संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा महसूस करना, यही धर्म शुरू से रहा है। और इसी धर्म को अब गहराई से लोग आत्मसात करेंगे। बाकी चीज़ें तो जीवन पद्धतियाँ थी, उनको लोगों ने गलती से धर्म मान लिया। वो धर्म को सही अर्थों में अब लोग समझेंगे। तो ये जितनी बाउंड्रीज हैं, जितने सीमाएं हैं, वह सब आर्टिफिशियल हैं, कृत्रिम हैं, और अधिकांश तो किसी न किसी लड़ाइयों की अवशेष हैं, तो मकबरे हैं।
उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कविता है। ये मकबरे हैं, इसको पहले भी सुनाया था, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में इसको सुनाना ज़रूरी है, इसलिए एक बार फिर सुना रहा हूँ। हाँ भाई, ये मकबरे हैं, दुनिया जहान में भरे हैं, ये मकबरे हैं। ये उनके हैं जो सदियों पहले मरे थे, और ये उनके हैं जो कल ही मरे हैं। हाँ भाई, ये मकबरे हैं। हाँ भाई, ये मकबरे हैं, दुनिया जहान में भरे हैं, ये मकबरे हैं। किसी भी जीवंत सिस्टम का मकबरा नहीं होता। सबसे पहले तो ये महसूस करने की, समझने की ज़रूरत है। मकबरा बना मतलब ही इज़ डेड, नो मोर, या इट इज़ डेड, इट इज़ नो मोर। जीवन सिस्टम का मकबरा नहीं होता। तो हाँ भाई, ये मकबरे हैं, दुनिया जहान में भरे हैं, ये मकबरे हैं। ये उनके हैं जो सदियों पहले मरे थे, और ये उनके हैं जो कल ही मरे हैं, ये मकबरे हैं। ये मिस्र में हैं पिरामिडों के रूप में, ये हर जगह हैं, बहुत बहुरूपीय हैं, बड़े मस्खरे हैं, ये मकबरे हैं। बड़े मस्खरे हैं, ये मकबरे हैं। ये आलीशान मकबरे, ये ताजमहल केवल आगरा में ही नहीं मिलते। आप गौर से देखिए तो सही, ध्यान से परखिए तो सही, आपको ताजमहल मिलेंगे संस्था के रूप में, आस्था के रूप में, जागीर के रूप में, जंजीर के रूप में, और तो और ये आपको भरे मिलेंगे साहित्य में, इतिहास में, भूगोल में, राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में। केवल यह ताजमहल सरीखे मकबरे केवल आगरा में ही नहीं मिलते। आप गौर से देखिए तो सही, ध्यान से पहचानिए तो सही, आपको ताजमहल मिलेंगे संस्था के रूप में, आस्था के रूप में, जागीर के रूप में, जंजीर के रूप में, जकड़न। आपको अब उन्हीं मकबरों में जकड़ गए हैं। और तो और ये आपको भरे मिलेंगे इतिहास में, भूगोल में, राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में। लेकिन भाई हमारा आपका जिसका कोई छोटा सा भी मकबरा नहीं है और न होने की उम्मीद है, लेकिन भाई हमारा आपका जिसका कोई छोटा सा भी मकबरा नहीं है और न होने की उम्मीद है, काश, लेकिन एक दूसरी उम्मीद बाकी है। मकबरा होने की उम्मीद भले ना हो, लेकिन एक और उम्मीद बाकी है। काश इन ताजमहल सरीखे मकबरों पर, काश इन ताजमहल सरीखे मकबरों पर एक एक नन्हा पौधा उगाता। काश इन ताजमहल सरीखे मकबरों पर एक एक नन्हा पौधा उगाता, कोई जीवंतता उगाती, और हम आप उसकी छोटी छोटी पत्तियों में से, नन्हे पौधा जो उगाता, उसकी छोटी छोटी पत्तियों में से किसी एक छोटी पत्ती को ही मान लेते अपना ताजमहल। ये धरती तभी अच्छी जीवन लायक बनेगी, स्वर्ग बनेगी, जब हम इन छोटी छोटी पत्तियों को अपना ताजमहल मानेंगे। इसके अलावा अगर हम कुछ भी ताजमहल मानते हैं, मकबरा मानते हैं, तो धरती को डेड करने की कोशिश करते हैं, जीवंत नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि सड़कें भी जहाँ बन जाती हैं, उसके अंदर नीचे की वो धरती या मिट्टी वो डेड होने लगती हो जाती है। लेकिन वो चूँकि सबके कल्याण के लिए है, चलो उतना बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती, संतुलन करनी पड़ती, लेकिन अनावश्यक रूप से अगर समाज को उसकी आवश्यकता नहीं है, सर्व समाज, संपूर्ण धरती को उसकी आवश्यकता नहीं है, तो धरती का कोई भी हिस्सा मकबरे के रूप में नहीं होना चाहिए, ताजमहल के रूप में नहीं होना चाहिए। धरती सबके कल्याण के लिए है। लेकिन भाई हमारा आपका जिसका छोटा सा भी कोई मकबरा नहीं है, एक उम्मीद बाकी है। काश हर एक ताजमहल सरीखे मकबरों पर खूब अच्छी हवा चल रही, बड़ा अच्छा लग रहा है, शीतल मंद सुगंध जिसे सच्चे अर्थों में। काश इन हर एक ताजमहल सरीखे मकबरों पर एक एक नन्हा सा पौधा उगाता
और हम आप उसकी छोटी छोटी पत्तियों में से किसी एक छोटी पत्ती को ही मान लेते अपना ताजमहल, मान लेते अपना ताजमहल। इसी भावना पर करीब करीब जुड़ी हुई एक छोटी सी और कविता है इतिहास। इतिहास राजाओं महाराजाओं के धरातल से एक कालखंड को देखने की कोशिश। ज़्यादातर जो राजा महाराजा उन्हीं का तो कहानी लिखी गई इतिहास में। काश इतिहास राजाओं महाराजाओं के धरातल से या उनकी आंखों से एक कालखंड को देखने की कोशिश, कहीं कहीं आर्थिक पहलुओं से कालखंड को देखने की कोशिश, कहीं कहीं सामाजिक पहलुओं को देखने की कोशिश, कहीं कहीं राजनीतिक पहलुओं से देखने की कोशिश। लेकिन जो सेंट्रल पॉइंट वो राजा महाराजा या बड़े बड़े लीडर्स ही रहे। तो इतिहास राजाओं महाराजाओं के धरातल से एक कालखंड को देखने की कोशिश, कहीं कहीं आर्थिक, कहीं राजनीतिक, कहीं सामाजिक पहलुओं से कालखंड को, समय के खंड को देखने की कोशिश। कब हम देखेंगे किसी कालखंड को या समय को एक पक्षी की आंख से? कब हम देखेंगे किसी कालखंड को एक पक्षी की आंख से, एक पौधे की आंख से? इसकी आंख से इतिहास कब लिखा जाएगा, देखा जाएगा। कब हम देखेंगे कालखंड को किसी पक्षी की आंख? अभी एक चिड़िया बैठी थी हमारे ख्याल से, कबूतर का बच्चा, बहुत देर तक था। मैं उसका वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा खुदक के उड़ जा रहा था। कब हम देखेंगे कालखंड को एक पक्षी की आंख से कि धरती का क्या हाल हो रहा है, एक पौधे की आंख से, मिट्टी की आंख से, हवा की बूंद के आंख से, मिट्टी की आंख से, हवा की आंख से, या फिर ओस की एक बूंद की आंख से? काश कब हम देखेंगे कालखंड को एक पक्षी की आंख से, एक पौधे की आंख से, मिट्टी की आंख से, हवा की आंख से, या ओस की बूंद की आंख से, या फिर नन्हे बच्चे की आंख से? कब हम देखेंगे कालखंड को एक पक्षी की आंख से, एक पौधे की आंख से, हवा की आंख से, ओस की बूंद की आंख से, या एक नन्हे बच्चे की आंख से? आखिर इतिहास पर उनका भी तो हक है, हमसे ज़्यादा हक है, क्योंकि हम तो मकबरे बनाते हैं, पूरी धरती को डेड वुड से पाट देना चाहते हैं, और ये बेचारे ये धरती को जीवंत बनाए रखते हैं, धरती की शक्ति प्रदर्शित करते हैं, धरती को शक्ति देते हैं। अब पंच तत्वों को समेटते हुए एक छोटी सी और कविता है जो लोगों को बहुत पसंद आती है, पतित। हम अगर इतने असंवेदनशील हो गए हैं, सुब्रमण्यम भारती की वो कविता मैं अक्सर बार बार सुनाता हूँ, इस धरती पर अगर एक भी व्यक्ति भूखा सोता है तो पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहिए। और ये सब असंवेदनशीलता ही तो है कि हम अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं अपने फैशन के लिए, ईगो के लिए। धरती में पेड़ पौधे, जंगल, वनस्पतियाँ, हवा, पानी सबको नष्ट करते जा रहे हैं, पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं। तो ये जो असंवेदनशीलता है ये यूं ही पनप गई है, या ये जो पांचों तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा, इनमें भी कुछ कमजोरी आ गई? इन तत्वों में भी, इन पंच तत्वों में भी कुछ कमजोरी आ गई है क्या? या मनुष्य की असंवेदनशीलता ने उनको भी प्रभावित कर दिया है? ये क्या है? इसको गहराई से सोचने की ज़रूरत है, इस पे संतुलन बनाने की कोशिश है। तो शीर्षक है पतित। क्या सीताएं ही पतित हुई हैं? इधर तो कुछ कम हुआ है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले बहू जलाओ, दहेज
के लिए दहेज कम आया तो बहू को जला दिया, उसके कितने सारे उदाहरण आते थे। उस दौरान लिखी गई कविता है, लेकिन आज भी उतनी ही रेलिवेंट है। क्या सीताएं ही पतित हुई हैं जो वे भस्म हो रही हैं अग्नि परीक्षाओं में? आखिर अगर उन बच्चियों को आग में समर्पित किया जा रहा है, तो जैसे सीता को बचा लिया था अग्नि परीक्षा में अग्नि ने, तो यहाँ अग्नि क्यों नहीं बचा पा रही है? अग्नि में अगर वो विवेक था, या वो केवल किस्से कहानियां हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ उसको एक सत्य मान करके और प्रश्न किए गए हैं। अगर अग्नि में इतना विवेक था कि प्रहलाद और होलिका जब दोनों उसमें बैठी अग्नि में, तो प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई, जबकि आशीर्वाद होलिका को था कि तुम नहीं जलोगी और कोई जल जाएगा, या कोई भी जलेगा, तुम कभी अग्नि से नहीं जलोगी। तो वह सब जो विश्वास है और जो आज हो रहा है, उन सब को देते हुए कुछ प्रश्न, गंभीर प्रश्न जो हमारे दिमाग में उठने चाहिए, वो उठाए गए हैं इस कविता में। क्या सीताएं ही पतित हुई हैं जो भस्म हो रही हैं अग्नि परीक्षाओं में, या अग्नि भी पतित हुई है? क्या सीताएं ही पतित हुई हैं जो वे भस्म हो रही हैं अग्नि परीक्षाओं में, या अग्नि भी पतित हुई है और दे रही है सहयोग भस्म होने में सीताओं को? या अग्नि भी पतित हुई है और दे रही है सहयोग भस्म होने में सीताओं को? क्या पवन भी पतित हुआ है? क्या पवन भी पतित हुआ है? क्या पवन भी पतित हुआ है? इतनी शक्ति नहीं रही उसमें अब, इतनी शक्ति नहीं रही अब उसमें कि वह दे सके आदेश अपने पुत्र को, पवन सुत को, कि वह दे सके आदेश अपने पुत्र को, पवन सुत को, कि वत्स सहयोग करो, रामों और सीताओं को उनकी यंत्रणाएं मिटाने में सहयोग करो। क्या पवन भी पतित हुआ है? इतनी शक्ति नहीं रही उसमें अब कि वह दे सके आदेश अपने पुत्र को, पवन सुत को, कि वत्स सहयोग करो, रामों और सीताओं को उनकी यंत्रणाएं मिटाने में सहयोग करो, कि सहयोग करो, रामों और सीताओं को उनकी यंत्रणाएं मिटाने में सहयोग करो। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोगों को दवा, ऑक्सीजन और ये बेसिक ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, अभी भी भूखमरी हो रही है। तो क्या पवन भी पतित हुआ है? इतनी शक्ति नहीं रही उसमें कि वह दे सके आदेश अपने पुत्र को, पवन सुत को, कि वत्स सहयोग करो, रामों और सीताओं को उनकी यंत्रणाएं मिटाने में सहयोग करो। रामों, सीताओं और लव कुशों को, बच्चों की भी जो दुर्दशा है, रामों, सीताओं और लव कुशों को उनकी यंत्रणाएं मिटाने में सहयोग करो। कुपोषण कितना है इस देश में, कितना कुपोषण है? क्या जल भी भ्रष्ट हो गया है? क्या जल भी भ्रष्ट हो गया है? पहले छूकर बाल कृष्ण के चरणों को वह सिमट जाता था। वासुदेव जब लेकर के कृष्ण को जा रहे थे नदी यमुना पार करके, तो यमुना उठने लगी और बाल कृष्ण के चरण छूना चाहती थी। कृष्ण ने चरण थोड़ा नीचा कर दिया, वो छू करके सिमट गई। क्या जल भी भ्रष्ट हो गया है? पहले छूकर बाल कृष्ण के चरणों को वह सिमट जाता था, अब लाखों बाल कृष्णों को अपने में समेट लेता है। बाढ़ जब आती है या जो तूफानी रौद्र रूप होता है जल का, क्या जल भी भ्रष्ट हो गया है? पहले छूकर बाल कृष्ण के चरणों को वह सिमट जाता था,
अब लाखों बालकृष्णों को अपने में समेट लेता है। और धरती को हमने कहाँ किस लायक बना दिया है या बन गई है या क्या है, यह सब इसी पर विचार करने की ज़रूरत है कि धरती भी अब कहाँ सुनती है सीताओं की आवाज़। धरती भी अब कहाँ सुनती है सीताओं की आवाज़, कहाँ सहेज पाती है बाल सीताओं को अपने वक्षस्थल में, कहाँ सहेज पाती है बाल सीताओं को अपने वक्षस्थल में। सीता के कहने पे धरती फट गई थी। आज कितना कितना अत्याचार और कितना कितना सब कुछ हो रहा है, धरती का सीना नहीं पिघल रहा है। तो सोचने की ज़रूरत है क्यों वो तपस्या में कहाँ कमी रह गई है और किसको किसको ये तपस्या करनी पड़ेगी। और आकाश पहले आकाश सदा सच बोलता था। और पहले आकाश सदा सच बोलता था। सघन क्षणों में हुआ करती थी आकाशवाणियां, सघन क्षणों में हुआ करती थी आकाशवाणियां होती थी जो सत्य और केवल सत्य होती थी, अधिकांश वर्तमान और भविष्य का सत्य भी आकाशवाणी में आ जाता था। और पहले आकाश सदा सच बोलता था। सघन क्षणों में हुआ करती थी आकाशवाणियां। और आखिरी लाइनें हैं, और आज का आकाश चुप है पता नहीं क्यों। और आज का आकाश चुप है पता नहीं क्यों। ये 20-25 साल पुरानी कविता है। आज का आकाश से आकाशवाणियाँ जो आ रही हैं वो भी अधिकांशतः सत्य पर आधारित नहीं होती, विज्ञापन पर आधारित, प्रायोजन पर आधारित। और यह जो आकाश से ये तरंगें आ रही हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग इधर उधर प्रसारित कर रहे हैं, उसमें तो अधिकांशतः असत्य, झूठ और अफवाह ही होता है। सत्य कहीं कहीं चिंगारी एकाध जगह दिखती है। तो हम सबको मिल करके सोचना है कि कहाँ चूक हुई है हम सब से और कहाँ उसकी वजह से ये सामूहिक इवन प्रकृति भी प्रभावित हो रही है। तो पहले आकाश सदा सच बोलता था। सघन क्षणों में हुआ करती थी आकाशवाणियाँ। सघन क्षणों में हुआ करती थी आकाशवाणियाँ। और आज का आकाश चुप है पता नहीं क्यों। एक कविता और देखिए, छोटी कविताएं हैं। धरती जानती है संग्रह से, इससे पहले भी सुनाता रहा हूँ, फिर सुना रहा हूँ थोड़ी कविताएं। समुद्र मंथन तो हमारे अंदर भी हो रहा है। समुद्र मंथन तो हमारे अंदर भी हो रहा है। भाव मंथन कह लीजिए। मन समुद्र में मन मंथन या भाव मंथन हो रहा है, तो समुद्र मंथन तो हमारे अंदर भी हो रहा है, मन समुद्र में। लेकिन मंथन में कितने तरह के रत्न निकलते हैं। 14 रत्न समुद्र मंथन में निकले थे। तो हमारे इस मंथन में भी ढेर सारे रत्न निकलते रहते हैं और अक्सर विष भी निकलता रहता है। और हम अघाते नहीं इस मन मंथन से, शायद इसी आशा में कि एक बार तो अमृत निकलेगा, और उस अमृत के बाद ये मंथन शांत हो जाएगा। कोई भी मंथन जब अमृत निकल आता है तो शांत होने लगता है, शांत हो जाता है। फिर वह अमृत ही सबके कल्याण का कारक हो जाता है। तो हर व्यक्ति
जब वो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या उसमें जो छिपी हुई शक्तियां हैं उसको पा लेता है, उसको फिर उस अमृत को विश्व कल्याण के लिए प्रयोग कर देना, यही तो मोक्ष है। और मोक्ष कुछ नहीं है। अपने अमृत मन मंथन से जीवन पर्यंत मन मंथन करके अमृत पा लेना और उस अमृत को संपूर्णता को सौंप देना, यही मोक्ष है। देखिए मधुमक्खी आ गई है, उसको कुछ हम लोगों की बातों में मिठास लगी, देखिए आके कैमरे पे बैठ रही है और अब उड़ गई। तो हम लोगों की बातों में उसको कुछ अमृत का आभास हुआ और एकाएक आई, एहसास किया, खुश हुई और चली गई। तो शायद इसी आशा में कि एक बार तो अमृत निकलेगा और उस अमृत के बाद ये मंथन शांत हो जाएगा। हर मंथन हो जाता है शांत, हर मंथन हो जाता है शांत अमृत को पा लेने के बाद। हर मंथन हो जाता है शांत अमृत को पा लेने के बाद। शायद अमृत ही मंथन का इष्ट है, शायद अमृत ही हर मंथन का इष्ट है। समुद्र मंथन तो हमारे अंदर भी हो रहा है, मन समुद्र में, भाव समुद्र में, लेकिन जीवन पर्यंत अन्य तरह तरह के रत्न निकलते रहते हैं और फिर आखिर में उन रत्नों का चक्कर में अगर हम पड़ते हैं तो विष निकल आता है और हम अघाते नहीं इस मन मंथन से। शायद इसी आशा में कि एक बार तो अमृत निकलेगा और उस अमृत के बाद उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या रियलाइजेशन के बाद ये मंथन शांत हो जाएगा। अमृत को पा लेने के बाद हर मंथन हो जाता है शांत। अमृत को पा लेने के बाद शायद अमृत ही हमारे इस मंथन का इष्ट रहा है, लेकिन अमृत के पाने के बाद पाने वाला इष्ट तो शांत हुआ, लेकिन फिर वह मोक्ष यानी कि सब में सबके कल्याण के लिए उसका प्रयोग वाला ये फिर दूसरा इष्ट शुरू होता है। वह बहुत ज़रूरी है। अगर हमने वो मोक्ष नहीं किया, अगर हमने वो मोक्ष प्राप्त नहीं किया, उसको सबके कल्याण के लिए प्रयोग नहीं किया, तो यह हमारी साधना संपूर्ण नहीं हुई। तुम्हारी हमारी आकाश गंगाएं, साइज मैटर नहीं करता है, उस पर है राजेश उपाध्याय जी, मानस, हरे कृष्णा, सभी और तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं। कहाँ तक मैं पढ़ूं? सबको भावगंगा में स्वागत है, अभिवादन है और आशा है कि सबको आनंद मिलता रहेगा। हमारी तुम्हारी आकाश गंगाएं, हमारी तुम्हारी आकाश गंगाएं, एक आकाश गंगा तुम्हारी भी है, एक हमारी भी है। एक आकाश गंगा तुम्हारी भी है, एक आकाश गंगा हमारी भी है। तुम्हारी आकाश गंगा में हो सकता है अधिक चमकदार सूरज हो, तुम्हारी आकाश गंगा में हो सकता है अधिक चमकदार सूरज हों, लेकिन अधिक वजनदार सितारे हों। एक आकाश गंगा तुम्हारी भी है, एक हमारी भी है। तुम्हारी आकाश गंगा में हो सकता है अधिक चमकदार सूरज हों, अधिक वजनदार सितारे हों, लेकिन मेरी आकाश गंगा तो मेरी है, लेकिन मेरी आकाश गंगा तो मेरी है। इससे मुझे हीन भावना आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो प्यार है अपनी आकाश गंगा के सबसे छोटे तारे से भी। मुझे तो प्यार है अपनी आकाश गंगा के सबसे छोटे तारे से भी। मैं नहीं बदल सकता, मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता, मैं नहीं बदल सकता तुम्हारे सबसे बड़े सूर्य से अपने सबसे छोटे तारे को भी। मैं नहीं, साइज डजंट मैटर, मैं नहीं बदल सकता तुम्हारे सबसे बड़े सूर्य से भी अपने सबसे छोटे तारे को भी। एक और कविता देखिए, पथ। ऐसी आंधी आई हो, ऐसा तूफान मचा हो, ऐसी आंधी आई हो, ऐसा तूफान मचा हो,
ऐसा कोहराम मचा हो कि सब कुछ दरक रहा हो, कि सब कुछ दरक रहा हो, सब कुछ बदल गया हो, सारा कुछ जर्जर हो गया हो, सारा कुछ जो जर्जर था गिर गया हो। ऐसी आंधी आई हो, ऐसा तूफान मचा हो, ऐसा कोहराम मचा हो कि सब कुछ दरक गया हो, सब कुछ बदल गया हो, सारा कुछ जो जर्जर था वो गिर गया हो, रास्ते उलट पलट गई हों, पगडंडियाँ भी पहचान के बाहर हों, रास्ते उलट पलट गए हों, पगडंडियाँ भी पहचान के बाहर हों, फिर भी चलना हो, फिर भी चलना हो, तो पथ क्या होगा? अगर फिर भी आप हमको चलना ही है तो पथ क्या होगा, हमारा रास्ता क्या होगा? या तो वहीं ठहरना होगा या फिर नए पथ का निर्माण करना होगा। या तो वहीं ठहरें, लेकिन वो ऑप्शन बहुत दिन समय तक नहीं हो सकता, या फिर नए पथ का निर्माण करना होगा। और अगर इकलौत हमें एक नए पथ का निर्माण करने के भी शक्ति नहीं है, बची या है नहीं बना पा रहे हैं, तो कम से कम कुछ कदम चलना तो शुरू करें, कुछ पैरों के निशान तो पड़ना शुरू करें। तो पथ क्या होगा? या तो वहीं ठहरना होगा, फिर भी चलना होगा, तो पथ क्या होगा? या तो वहीं ठहरे रहें, जो संभव नहीं है, या फिर नए पथ का निर्माण करना होगा, वो भी शायद उतने संसाधन ना हो, या फिर कुछ कदम चलें और लगातार पड़ रहे पैरों के निशान से भविष्य में एक पथ उभर आए, या फिर शायद लगातार पड़ रहे पैरों के निशान से ही एक पथ उभर आए। जितने पथ हैं, जितने पंथ हैं, सब ऐसे ही पैरों के निशानों से उभर आए हैं, चाहे भौतिक में चाहे मानसिक रूप में। जितने पथ हैं या पंथ हैं, सब के सब ऐसे ही पैरों के जो निशान बनने शुरू हुए थे, वही आज पथ हैं, वही आज पंथ हैं। तो ये तो कविता थी पथ। एक और कविता देखिए, शक्ति। शक्ति के क्या क्या आयाम हो सकते हैं और शक्ति क्या होता है, इस पर अगर आप कभी गहराई से सोचिए। चांस की बात है कि आज जो पेज खुला मकबरे वाले कविता में, उसमें सब बड़ी गहराई वाली कविताएं हैं और तमाम तत्वों को एक साथ शामिल करती हुई, तो और अच्छा लग रहा है। शक्ति क्या होती है? शक्ति क्या होती है? शक्ति कभी इस पे आपने चर्चा की कि शक्ति, पावर, स्ट्रेंथ क्या है? शक्ति क्या है? क्या होती है शक्ति? शक्ति होती है मकड़ जाल। मकड़ी तो जो जाला बुनती है वही उसकी शक्ति है, और अपने से ताकतवर को उसमें फंसा लेती है। क्या होती है शक्ति? शक्ति होती है मकड़ जाल, या फिर शक्ति होती है खूंटियाँ। जैसे खूंटी शक्तिशाली है तो आप उस पर कुछ भी टांग सकते हैं, तो वैसे ही अगर आपके पास शक्तिशाली खूंटियाँ हैं तो आप अपने तरह तरह के चीज़ों को उसमें टांग सकते हैं, संचित कर सकते हैं। या फिर शक्ति होती हैं खूंटियाँ, खूंटियों की मजबूती, या खूंटियों की ऊपर से न दिखने वाली गहराई कितनी गहरी हैं। या शक्ति होती, खूंटियाँ भी कह सकते हैं, और जिसमें बैल बांधे जाते हैं खूंटे, क्या खूंटे की शक्ति या खूंटियों की शक्ति, वहाँ से शक्ति का आइडिया लिया जा सकता है। या फिर शक्ति होती हैं खूंटियाँ या खूंटे, उनकी मजबूती या उनकी ऊपर से न दिखने वाली गहराई। या शक्ति होती है जड़ें या शक्ति होती है जड़ें। या शक्ति होता है लचीलापन। इसकी शक्ति क्या है? इसकी शक्ति तो बेचारे की लचीलापन, बेचारा नहीं कहना चाहिए मुझे, ये कमज़ोर नहीं है। या इसकी शक्ति है लचीलापन। या फिर शक्ति होती है भंगुरता। इतना कठोर हो कि फिर टूट जाए, जो भी कठोर होगा वो टूटेगा।
तो यह शक्ति होती है भंगुरता, यानी कि इतनी कठोरता कि वो टूट जाए तोड़ने पे। यह शक्ति होता है मौन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौन से बहुत शक्ति आती है। यह शक्ति होती है मौन या गर्जन। क्या है शक्ति? लोग कहते हैं शक्ति मौन में भी है, लोग कहते हैं शक्ति गर्जन में भी है। तो शक्ति होती है लचीलापन, या फिर शक्ति होती है भंगुरता, या शक्ति होती है मौन या गर्जन। शक्ति होती है बंधन या स्वतंत्रता। शक्ति होता है बंधन। कई वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि कई जो लकड़ी के गट्ठर अगर बांध अकेला कोई तोड़ सकता है, वो कमज़ोर है, उसको बांध दिया जाए तो शक्तिशाली हो जाता है। तो वह बंधन शक्तिशाली है या स्वतंत्रता? क्या होती है शक्ति? शक्ति होती है नज़दीकियाँ या फिर शक्ति होती हैं दूरियाँ? नज़दीकियाँ शक्ति देती हैं या दूरियाँ शक्ति देती हैं? सूर्य, दूरियाँ भी शक्ति दे रही हैं। धरती, नज़दीकियाँ भी शक्ति दे रही हैं। क्या होती है शक्ति? शक्ति होती है नज़दीकियाँ या शक्ति होती हैं दूरियाँ? शक्ति होती है ताकत या शक्ति होती है निर्बलता? बच्चा, छोटा बच्चा, आप खींचे चले आते हैं, मैग्नेटिक पावर है उसमें, लेकिन कितना निर्बल है। तो शक्ति होती है ताकत। एक बहुत ताकतवर व्यक्ति के पास हो सकता है आप जाना भी ना चाहें, वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक छोटा बच्चा अट्रैक्ट कर ले रहा है। शक्ति होती हैं दूरियां, शक्ति होती है ताकत या शक्ति होती है निर्बलता? क्या होती है शक्ति? शक्ति वंदना है या आदेश? आप वंदना कर रहे हैं, इससे आप शक्तिशाली हो रहे हैं, या आप आदेश दे रहे हैं, इससे आप शक्तिशाली हो रहे हैं। शक्ति वंदना है या आदेश? शक्ति आराधना है या निर्देश? क्या होती है शक्ति? शक्ति वंदना है या आदेश? शक्ति आराधना है या निर्देश? क्या होती है शक्ति? शक्ति होती है इच्छाएं। शक्ति होती हैं इच्छाएं या इच्छाओं का भाव? शक्ति होती हैं इच्छाएं या इच्छाओं का भाव? शक्ति होती हैं वासनाएं या ब्रह्मचर्य? शक्ति होती हैं वासनाएं या ब्रह्मचर्य? शक्ति है ज्ञान का उत्कर्ष? शक्ति है ज्ञान का उत्कर्ष या भोलापन? शक्ति है ज्ञान का उत्कर्ष या भोलापन? क्या होती है शक्ति? शक्ति है आकर्षण या प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्सन? शक्ति है ज्ञान का उत्कर्ष या भोलापन? शक्ति है आकर्षण या प्रतिकर्षण? शक्ति है गति या स्थिरता? क्या है शक्ति? शक्ति है गति या स्थिरता? शक्ति है स्थायित्व या भंगुरता, क्षण भंगुर? शक्ति है स्थायित्व या क्षण भंगुरता? शक्ति है स्थायित्व, हमेशा बना रहे, या क्षण भंगुर भी हो और उसी में वर्तमान तो अनंत है, वो इनफाइनाइट घटित हो जाए। शक्ति है स्थायित्व या क्षण भंगुरता? शक्ति है निश्चितता या अनिश्चितता? क्या होती है शक्ति?